नमस्कार। आइए हम लोग अब राजनीति विज्ञान के भारतीय संविधान के इस पहलू को आगे बढ़ाते हुए आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के उस सेक्शन में एक्ट्स का डेवलपमेंट होकर के कैसे 1949 और 1950 तक पहुंचते हैं और फिर भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित होता है और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किन किन तारीखों में होती है। सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है उन तारीखों को नोट कर लेना। जैसे देखिए, कुछ इस तरह से जो बॉक्स बने हैं यहाँ पर, सबसे पहले देखिए 1773, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853। अब ये 53 के बाद देखिए माहौल गड़बड़ होता है। इसको ऐसे करके देखिए, होता क्या है कि 1857 की क्रांति हो जाती है और फिर यहाँ से नए डेट की शुरुआत होती है। देखिए 1858, 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935। एक सीन आपको ऐसे लेकर के चलना है। इसमें होगा क्या, 1935 तक के एक्ट की कहानी आप जान जाएंगे। यहां से 1935 के एक्ट पे आप पहुंचते हैं और फिर इसके आगे अगर आप पढ़ेंगे तो देखो 19 ये 40 आ जाएगा, 1942, 1944, 1945, ऐसे करके ही आता जाएगा। तो इसको घुमा दे अगर हम, आप तो कॉपी पे सीधा ले जाइए 1946, और फिर ये 1947, ये ऐसे करके जाएगा। 1940, 1942, 1944, 1945, 46 और ये 47, ऐसे करके। इन डेट्स में क्या इंपॉर्टेंट है उसको समझिए। 1773 के एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। इस डेट में कहा जाता है कि अंग्रेजों का भारतीय मामले में पहली बार इंटरफेरेंस शुरू होता है। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश लॉ एंड ऑर्डर इंडिया में इंटरफेरेंस करता है और किस तरह से कंपनी को रेगुलेट किया जाए उसका प्रावधान लेकर के आता है। एक्चुअल में मूल उद्देश्य यही होता है कि कंपनी के जरिए भारत में कैसे पॉलिटिकल राइट को अपने अंडर में ले लिया जाए और कंपनी का मामला कंपनी तक ही सीमित के छोड़ दिया जाए। इस पे मूल बहस टिका हुआ होता है, क्योंकि भारत में व्यापार करने के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई वह ब्रिटिश पार्लियामेंट से परमिशन लेके तो आई, बट उसको पॉलिटिकल राइट यहाँ पर उस हिसाब से नहीं दिए गए। अब मेरे हिसाब से आवाज और क्लियर आ रही हो तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कहा जाता है कि भारतीय मामले में पहला इंटरफेरेंस है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इसी एक्ट के तहत 1774 में वारेन हेस्टिंग्स को
बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, जिसको कि तीनों प्रेसिडेंसी उसके हाथ में दे दिया जाता है, यानी कि बॉम्बे का भी, मद्रास का भी और कोलकाता का भी। तीनों प्रेसिडेंसी का ताकतवर व्यक्ति गवर्नर जनरल, ये बनता है वारेन हेस्टिंग्स। और फोर्ट विलियम जो कोलकाता में है, उसमें एक एपेक्स कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है, न्याय व्यवस्था हो। और कुल मिलाकर के यहाँ पे थोड़ा सा सेंट्रलाइज पॉलिसी का एक प्रावधान किया जाता है, क्योंकि इससे पहले जो गवर्नर आते थे, जैसे लॉर्ड क्लाइव को देखोगे तो वो एक बंगाल का गवर्नर है, सिंपल, बंगाल में कंपनी की कंडीशन को देख रहा है। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल, जो कि 3 प्रेसिडेंसियों का मालिक, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। तो ये सब थोड़े थोड़े डिफरेंसेज हैं। 1773 के एक्ट से यह जाहिर हो गया कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा इंडिया को थ्रू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और कंपनी के पॉलिटिकल राइट को, कंपनी के इकोनॉमिक राइट को और ज़्यादा कॉन्साइज करके अपने पॉलिटिकल राइट को इंडिया में एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। 1773 में ये 3-4 पॉइंट आप ध्यान रखें। अब देखो क्या है कि अगर डेट याद रखेंगे तो देखो, अब चलिए मैं पहले इसको बता, 1784 में हुआ क्या, पिट्स जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने फिर एक एक्ट भेज दिया अपने ही नाम पे, पिट्स इंडिया एक्ट, और कंपनी को 2 पार्ट में बांट दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल राइट दे दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के जैसे सीईओ होते हैं ना, उस तरह से दे दिया गया, और कहा गया कि पॉलिटिकल जो राइट होगा वह हमारे स्टाफ के जरिए होगा, हमारे अंडर में रहेगा। और इस तरह से 2 पार्ट में 1784 में किसने कर दिया, ये पिट्स ने। इसलिए 1784 के एक्ट को क्या बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स। और ये तो रेगुलेटिंग एक्ट था ही। ये सब आपके बुकलेट में पीडीएफ में दिया गया है, वहां पर आप सामने रख करके पढ़ेंगे, ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो पॉइंट को नहीं तो रोक रोक के वीडियो लिख भी सकते हैं। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी को 2 ग्रुप में बांट दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल मामला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के आर्थिक मामले को देख रहा था। 1793 में कहा जाता, अगला एक्ट जब आता है तो कंपनी को अब कहा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो स्टाफ थे उसकी सैलरी कहा जा रहा है अब कंपनी खुद ही देगी, कंपनी को ही देना पड़ेगा। और इस एक्ट में कहा जाता है कि कंपनी को अब 20 साल के लिए और आगे बढ़ाने की परमिशन मिल जाती है। आप एक चीज देखिए, 1773 से डेट याद रखने का एक तरीका अपनाएंगे तो देखिए 73 + 20 कीजिए तो 93 आ जाएगा, +20 करेंगे तो 1813 आ जाएगा, +20 करेंगे तो 1833 आ जाएगा, और 20 करेंगे 53 आ जाएगा, 53। ये आप 20 ईयर का देख रहे हैं, परमिशन था कि 20 साल के लिए अगर सब कुछ सही रहा ठीक है, नहीं तो वापस बुला लेंगे कंपनी, दूसरा कोई करेगा बिजनेस। अब आता है 1813 का चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट में नियम कायदे थोड़े से बढ़ने लगे, पॉलिटिकल जो हस्तक्षेप की कंडीशन है वो बनने लगी। भारत में ईसाई मिशनरियों को परमिशन मिला और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है यहीं से। फॉर्मेलिटी के साथ एक फॉर्मल एजुकेशन के रूप में इंस्टीट्यूशंस के जरिए हम मैकाले के एजुकेशन सिस्टम आएंगे 1833 के एक्ट में, लेकिन ईसाई मिशनरियों के जरिए अंग्रेजी की शुरुआत 1813 में शुरू हो जाता है। 1833 का एक्ट कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में यह एक्ट काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं और पूरे भारत को यूनाइट करके, यानी कि एक यूनिटरी सिस्टम ले आया जाता है, केंद्रीकृत व्यवस्था। लॉर्ड मैकाले को भारतीय शिक्षा पद्धति एजुकेशन सिस्टम का एक चेयरमैन बनाया जाता है। इंडिया में अंग्रेजी शिक्षा का आगमन होता है। इंस्टीट्यूशनल बेस पे अब स्कूल में इंग्लिश कंपल्सन करके एक मॉडल डिसाइड किया जाता है और एक आयोग बनता है जिसके आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, मैकाले।
और मैकाले के बाद भी देखोगे तो वुड आते हैं, हंटर आते हैं, हंटर कमीशन का नाम सुने होंगे, और सैडलर आते हैं, हार्टोंग कमेटी का नाम सुने होंगे। ऐसे करके ये सब कमीशन आते हैं एजुकेशन पे। सबसे पहला मैकाले है। 1833 में सती प्रथा का अंत, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय, नाम सुने होंगे। ये सब काम भारत में शुरू हो जाता है, यानी कि अब सोशल एंड रिलीजियस एंड कल्चरल इंटरफेरेंस अंग्रेजों का शुरू हो जाता है। 1813 में ही एक सर्वे अंग्रेजों के बीच आया कि किसी भी देश में एक लॉन्ग टाइम तक रहना है तो उसके कल्चर में अपना इंटरफेरेंस कर दो, उसमें घुस जाओ। अगर उसमें एंट्री कर गए, उसमें समा गए, तो आप निश्चित रूप से वहाँ लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं। यही हुआ, अब यहाँ से शुरू हो गया। 1853 तक आते आते कहा जाता है कंपनी की शक्ति को बिल्कुल ही छीन कर दिया जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट खुद इतने बड़े लेवल पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके इंडिया में हावी होते हैं कि कंपनी की सारी शक्ति लगभग समाप्त हो जाती है। अब कंपनी यहाँ बिजनेस व्यापार करने लायक रहे ना रहे, उससे ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं है। वो अपनी सत्ता एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश में लग जाता है। उसी दौरान कहा जाता है 1857 की क्रांति हो जाती है इस बीच में। अब इस लड़ाई में कहा जाता है अंग्रेज पूरी तरह से जब बिजी होता है, काफी परेशान भी होता है, और उसको कहा जाता है कि भारतीय वीरों का सामना करना पड़ता है। हालांकि धूर्तता और चालाकी के दम पे वो जीत तो जाते हैं, वो हमें हमारे वीरों को शहीद की स्थिति तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनको इस बात का एहसास हो गया कि लड़ाई झगड़ा ना हो तो ही बेहतर है भारतीयों से। लास्ट में युद्ध की 1857 की संग्राम की समाप्ति के बाद वहां जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में महारानी, यानी कि मम्मी जी को कहा जाता है कि एक बार जाके भारतीयों को थोड़ा समझाइए। और भारतीयों को समझाने के लिए ही एक एक्ट आता है 1858 का। महारानी आती है इलाहाबाद में, ग्राउंड में काफी लंबा चौड़ा उनका भाषण चलता है कि भारतीय भाइयों बहनों, आप सबके साथ बहुत गलत हुआ, हमारे गवर्नर ने जो भी गलत किए उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अब आपके साथ कोई गवर्नर नहीं रहेगा, हम गवर्नर का पद ही खत्म करने जा रहे हैं। आपके धर्म, आपके समाज, आप में किसी भी प्रकार के इंटरफेरेंस जो आपको पसंद नहीं है, ऐसा नहीं होने देंगे आगे से। ब्रिटिश क्राउन आपको डायरेक्ट निगरानी रखेगा, और हम वहाँ से एक वाइसराय को भेजेंगे जिनके निर्णय लेने में भी हम कुछ लोगों की टीम धीरे धीरे बनाएंगे, और आपके वो सभी अधिकार वापस दिए जा रहे हैं। सेना को डाक और इन सब चीज़ों के अधिकार से वंचित किया गया था। दुनिया भर का एक तरह से कहो कि मामला शांत करने के लिए समझौता कराती हैं, और इसीलिए इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कह दिया जाता है कि ये बहुत बड़ी घोषणा हुई जनहित में। ये 1858 के एक्ट की कहानी। 53 में देखेंगे कि इस एक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं पॉजिटिव, तो कंपनी खत्म हो जाता है। अब 1858 के एक्ट के बाद 1861 में जब वाइसराय के जरिए भारत को अब रूल किया जाने लगा, तो वाइसराय अकेले काम नहीं करेगा। अब वाइसराय के साथ एक टीम बनाई गई, एक काउंसिल बनाई गई, कहा जाए तो जैसे कैबिनेट है अपना, और सबको विभाग बांटे गए। पोर्टफोलियो सिस्टम के तहत सबको डिपार्टमेंट दिए गए अलग अलग, कि इस मिनिस्ट्री को आप, इस मिनिस्ट्री को आप, जैसे आज हैंडल किया जा रहा है। 1861 में इसकी शुरुआत हो गई थी। अकेले कोई व्यक्ति डिसीजन नहीं लेगा। 1892 में आते आते भारतीयों को जो वहां बैठने का अधिकार मिला था, अब भारतीयों को बजट पे बहस करने का भी पूर्ण अधिकार मिल गया। और कहा जाता है कि इनडायरेक्ट ही सही एक इलेक्शन पद्धति के जरिए कुछ लोगों को चयनित करके ब्रिटिश क्राउन में उसके असेंबली में शामिल करने की बात किए जाने लगा। और धीरे धीरे करके कहा जाता है कि कुछ अधिकार भारतीयों को मिलना शुरू हो गया। अगला एक्ट 1909 का आता है, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, और कहा जाता है कि इस एक्ट के जरिए धीरे धीरे करके भारत में जो कम्युनल सिस्टम लाया गया था, उसके माध्यम से हिंदू मुस्लिम
और फूट डालो शासन करो की नीति को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं अंग्रेज। बहुत कम समय तक यह चलता है, सबसे कम समय इसी का माना जाता है। इसका अगला एक्ट जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के रूप में जाना जाता है 1919 का, वो भारत में एक बेहतर माना जाता है कि महिलाओं को वोटिंग का राइट मिलता है, डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत होती है और 1919 के एक्ट के तहत ही कहा जाता है कि प्रांतों में सेंट्रल लेवल पे नहीं, प्रोविंस लेवल पे द्विसदनात्मक व्यवस्था की जाती है, द्वैध शासन लागू किया जाता है और यहीं से कहा जाता है जैसे लोकसभा राज्यसभा की जो स्थिति है यह प्रांतों में शुरू कर दिया था, 2 लेवल पे बांट के किया जाए व्यवस्था। 1935 का एक्ट वह अंतिम एक्ट है भारत शासन अधिनियम के तहत, जिस एक्ट में उन सभी चीजों पर चर्चा की गई जो कि भारतीय अगले आजादी और संविधान के निर्माण की स्थिति तक और वर्तमान स्थिति तक इसका इस्तेमाल हुआ। 1935 के एक्ट के तहत सेंट्रल बैंक के रूप में आरबीआई का गठन, एक उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान, 3 लिस्ट के जरिए त्रिसूची प्रणाली के जरिए 3 तरह से शक्तियों का बंटवारा किया गया, काम का बंटवारा किया गया और इस एक्ट के जरिए ही कहा जाता है कि सेंट्रल लेवल पर भी द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई और पूरे देश में एक सिस्टम व्यवस्थित करने का लगभग एक बेहतर प्रावधान यहां पर निकाला गया 1935 के एक्ट में। तो इस तरह से हम एक्ट के डेवलपमेंट पे जब जाते हैं तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीजें जुड़ती चली जाती हैं। इन सबको हमने पीडीएफ में और आपके बुकलेट में भी एक एक चीज के बारे में डिटेल्स डाला गया है, साथ साथ उसको ऐसे कहानी की तरह अगर जोड़ लेते हैं तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। इसके बाद हम 1940 में 40 से लेकर के 47 की आज़ादी तक की स्थिति और संविधान लागू तक के कंडीशन पे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो।